चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। देखिए एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए आपको कलर्ड कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट आपको सीखना होगा। कलर्ड कॉम्प्लेक्स जो आप बैचेस के अंदर डिस्कस किए हैं उसको एक बार पूरी तरह से रिवाइज कर लीजिए और फिर उसके बेसिस पे आप आंसर खुद भी दे सकते हैं। तो मेरा काम है यहाँ पे कंसेप्ट को एक बार आपके सामने पूरी तरह से रिकॉल करा देना, ध्यान से सुनते जाओ और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना। देखो जब भी है ना आपके सामने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर का बात होगा, आपको 3-4 फैक्टर्स के ऊपर समझना पड़ेगा। कलर्ड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स, सबसे पहला चीज कि जो भी वहां पे सेंट्रल एटम है, जो भी वहां पे सेंट्रल एटम है मेटल का, हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, अदरवाइज आपके कॉम्प्लेक्स के पास कोई कलर नहीं होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा सेंट्रल मेटल एटम है जिसके पास सारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब जनरली होता क्या है कि मेटल हैव इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, और वो कैसा होना चाहिए भाई, तो वो होना चाहिए अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड होने के लिए अगर आप केवल कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ये पता करना चाहते हैं ना, केवल अगर आप कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ये पता करना चाहते हैं कि हाँ वो कलर शो करेगा या नहीं करेगा, तो याद रखिए कि उसके डी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर डी 0 हो गया तो भी वो कलरलेस है क्योंकि इस समय डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और अगर आपका डी 10 हो गया तो भी वो कलरलेस है, क्योंकि इन दोनों ही सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स कलर शो नहीं करता। और उसका फंडामेंटल एकदम सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन अगर डी सबसेल के अंदर होगा ही नहीं तो स्प्लिटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में कैसे जंप करेगा और वहां एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो आएगा कैसे। तो सिंपल फंडामेंटल पहला लाइन ये पकड़िएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और उसके डी सबसेल का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखना है तो डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन के बीच होना चाहिए। डी 0 हो गया तो भी कलरलेस, डी 10 हो गया तो भी कलरलेस। चलिए बढ़िया है। अब स्पेशली ध्यान देना, चाहे आपके पास लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए। अब लिगेंड्स के बेसिस पे बात हो रहा है। लिगेंड्स लिगेंड्स इवन आफ्टर पेयरिंग, पेयरिंग होने के बाद भी देयर इज सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलो भाई लिगेंड है, उसमें वीक लिगेंड है तब तो चलो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होता ही नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तब तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होने के बाद भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचना ही चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचना ही चाहिए। सही है। अब थोड़ा यहां पे और आ गया, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए, हम लोग यहां तक सीखे। नाउ अब समझो, मान लो जैसे यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इस पे कोई हमारा व्हाइट लाइट गिरा, व्हाइट लाइट गिरा। जब व्हाइट लाइट इसके ऊपर गिरा तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो डी सबसेल का स्प्लिटिंग हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, डी सबसेल का जो स्प्लिटिंग हुआ होगा, समझना जरा ध्यान से। यहां पर डी सबसेल का स्प्लिटिंग हुआ है जिसमें मान लो सपोज इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल ऊपर है
और T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल नीचे है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और वो हमारे पास Eg सेट ऑफ 2Tg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद है। Eg में कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब इसके ऊपर व्हाइट लाइट गिरेगा तो याद रखना कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप, जैसा ये एनर्जी गैप होगा उस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर जाएगा। ये एब्जॉर्ब एनर्जी है। और फिर जब ये व्हाइट लाइट में से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, मान लो हम आपको बोलते हैं कि व्हाइट लाइट में ABCDE वेवलेंथ था और इसमें से इस ट्रांजिशन लोअर ऑर्बिट से लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल से हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए अपने अंदर B को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब जो एनर्जी यहां से बाहर आएगा वो हम लोगों के पास कौन कौन सा वेवलेंथ कैरी करेगा, तो वो A कैरी करेगा, C कैरी करेगा, D कैरी करेगा, E करेगा। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। और इसी कॉम्प्लीमेंट्री कलर के हिसाब से कोई ऑब्जर्वर C कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि आप अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोई कलर देख रहे हैं ना, तो वो इसी कॉम्प्लीमेंट्री कलर के अंदर जो मौजूद वेवलेंथ होगा उसकी वजह से होगा, ना कि जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब किया है उसकी वजह से। ठीक है। आपको अगर कोई कलर, आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स किसी भी कलर का दिखाई देता है तो वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के बाद जो ट्रांजिशन के दौरान एब्जॉर्ब कर लिया गया है। एब्जॉर्प्शन में अगर बी को एब्जॉर्ब कर लिया गया है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर के अंदर ABDE होगा और ACDE होगा, और ये ACDE मिलके जो नया कलर क्रिएट करेगा आपको कॉम्प्लेक्स उसी कलर का दिखाई देगा। ठीक है। अगर आप रेड कलर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स में लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल में जाने के लिए अगर रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपको रेड दिखाई नहीं देगा। आपको रेड एब्जॉर्ब करने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर बचेगा आपको वो कलर दिखाई देगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल से हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल में जंप करता है और वायलेट कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको जो कॉम्प्लेक्स का कलर दिखाई देगा वो वायलेट कलर नहीं दिखाई देगा। वायलेट कलर एब्जॉर्ब करने के बाद जो बाकी सब बच गया वो मिलके जो कलर दिखाएगा, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, वो दिखेगा। कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है। अब यहां पे कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब सम वेवलेंथ, ये कुछ वेवलेंथ या कुछ कलर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब सम वेवलेंथ, और फिर जो बाहर निकलता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जो एब्जॉर्बर को दिखाई देता है, जो ऑब्जर्वर को दिखाई देता है। ऑब्जर्वर सी दिस कलर, ऑब्जर्वर इसी कलर को देखता है। कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है। अब यहां पे हर कलर के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है उसके लिए हम इस चार्ट को आपके पास रखे हैं। एब्जॉर्ब कौन होगा तो कौन निकलेगा, जस्ट उसके अपोजिट में सोचना, अच्छे से देखना, समझने का कोशिश करना। एब्जॉर्ब करेगा कौन तो बाहर आएगा कौन। देखो हम यहां एब्जॉर्ब लिखते हैं, जो कॉम्प्लेक्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा, सीन कलर जो दिखेगा, अगर आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं सपोज येलो को,
तो येलो के हम रफली आपको बताएंगे, बहुत ज्यादा एक्यूरेट इसमें आंसर देना मुश्किल होता है। येलो के जस्ट अपोजिट में आप कलर देखें, क्या आपको वायलेट, ब्लू वायलेट या रेड वायलेट जैसा टर्म्स दिखाई दे रहा है? तो आपको वायलेट, ब्लू वायलेट या फिर रेड वायलेट जैसा टर्म दिखाई दे रहा है, ये सब आएगा। इस तरह का कोई कलर होगा, उसको आपको चुनना पड़ेगा। मान लीजिए एब्जॉर्ब हो गया है, सपोज ग्रीन, एब्जॉर्ब हो गया है ग्रीन। अब ग्रीन के एकदम अपोजिट में ही एग्जैक्ट आंसर आ जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन आंसर क्या आ सकता है? रेड आ सकता है, वायलेट रेड आ सकता है, या फिर ऑरेंज रेड आ सकता है। इसी से मिलता जुलता कोई आंसर होगा। ठीक है, अगर आप ब्लू को एब्जॉर्ब कर लिए, ब्लू को एब्जॉर्ब कर लिए, तो उसके अपोजिट में देखिए, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स ब्लू को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके अपोजिट में ऑरेंज है, ऑरेंज येलो है, या येलो ऑरेंज है, या फिर ऑरेंज रेड है। इस तरह का कुछ कलर आपको दिखाई देगा। क्लियर है? तो एक कंसेप्ट डेवलप करना होगा दिमाग में कि हाँ, हम लोग किसको एब्जॉर्ब करेंगे तो हमको कौन सा कलर दिखाई दे सकता है। उसके लिए इस चार्ट को याद रखना। याद भी रखने का जरूरत नहीं है, अगर इससे भी अगर तुम सिंपल इस चार्ट को बनाना चाहो ना, तो खुद से ही बना सकते हो। आप देखो ना, खुद से ही चार्ट, अब इसको लेके कोई थोड़ी ना घूमेगा। देखिए, समझिएगा, एक हम आपको ऐसे ही सिंपल आइडिया दे देते हैं। कहीं भी जरूरत पड़ेगा इसको बना ही लीजिएगा कलर के लिए। देखिए, आपके पास है विबग्योर, ये हम लोग सबको जानते हैं विबग्योर। तो आप ऐसा मानिए ना कि वॉयलेट और इंडिगो ऑलमोस्ट एक जैसा, या इंडिगो ब्लू एक जैसा। मान लीजिए आप यहां रखते हैं वॉयलेट और इंडिगो को एक साथ, मतलब थोड़ा समझ भी जाए ना ऐसे, कि वॉयलेट लेफ्ट में, उसके बाद इंडिगो एक साथ है। उसके बाद फिर आपके पास ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, मान लो यहाँ ऑरेंज हो गया, ये रेड हो गया। एक रफ आइडिया। तो आपके पास ये वैगन बिल बनके तैयार है। अब आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली अगर आप इसका यूज करेंगे, तो अगर मान लो ये एब्जॉर्ब हुआ, रेड एब्जॉर्ब हुआ, अभी देखो एब्जॉर्ब लिखो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखो, एक आइडिया यहां से डेवलप होने लगता है। तो अगर एब्जॉर्ब रेड हुआ, तो देखो देखो रेड का एब्जॉर्प्शन में आपका आंसर ग्रीन, ग्रीन, या उसके अगल बगल में ग्रीन ब्लू, या उसके अगल बगल में येलो ग्रीन, ऐसा कुछ आ सकता है ना। अगल बगल में, थोड़ा अगल बगल, दाएं बाएं दोनों देख लेना है। मान लीजिए जैसे हमारे पास येलो एब्जॉर्ब हुआ, येलो एब्जॉर्ब हुआ, तो उसके अपोजिट में देखिए, उसके अपोजिट में आपके आंसर में वॉयलेट हो सकता है, वॉयलेट इंडिगो हो सकता है, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड राइट में जाएंगे तो रेड वॉयलेट हो सकता है, पर्पल भी कहते हैं, ब्लू ब्लू इंडिगो भी हो सकता है, ब्लू इंडिगो भी हो सकता है। तो आप विबग्योर से ये समय पे चार्ट बना लें और चार्ट के हिसाब से चले। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप वॉयलेट से लेके रेड की तरफ जाते हैं ना, तो आपका वेवलेंथ बढ़ता है, वेवलेंथ इंक्रीज करता है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप इधर से इधर जाते हैं तो एनर्जी डिक्रीज करता है, एनर्जी डिक्रीज करता है। अब इस लाइन का क्या काम है, ये डिपेंड करता है लिगेंड्स के ऊपर। अब आइए हम आपको और इसके अंदर ले चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना चाहिए, ध्यान से आइए। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक मेटल है, उसके साथ लिगेंड में एक्स लगा है, लिगेंड है एक्स, मेटल के साथ एक्स एक लिगेंड है, और फिर इस मेटल के साथ वाई एक लिगेंड है। ठीक है, एक्स एक लिगेंड है, वाई एक लिगेंड है। एक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर एक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये एनर्जी गैप ज्यादा क्रिएट करेगा, हाई एनर्जी गैप क्रिएट करेगा। अच्छा, अगर हाई एनर्जी गैप क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड मोर एनर्जी
ड्यूरिंग absorb light to jump from lower set to higher set of orbital। मतलब T2G से EG में जंप करने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। देखिए अभी कहानी कहां से स्टार्ट हुआ है कि X एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो उस केस में ज्यादा एनर्जी गैप क्रिएट होगा, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए लोअर से हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल में जंप करने के लिए। तो इसका मतलब जो एब्जॉर्ब लाइट होगा, एब्जॉर्ब लाइट हैव हाई एनर्जी, एब्जॉर्ब लाइट हैव हाई एनर्जी एंड लो वेवलेंथ, हाई एनर्जी एंड लो वेवलेंथ। अच्छा, लो वेवलेंथ किसका होता है? लो वेवलेंथ किसका होता है? अगर विजिबल रीजन में तुम मारो, अगर तुम विजिबल रीजन में मानोगे तो लो वेवलेंथ किसका होता है? विजिबल रीजन में लो वेवलेंथ किसका होता है? तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। यहां देख रहे हैं ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सब लो वेवलेंथ में आता है। और फिर जो आपका येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब हाई वेवलेंथ में आता है। तो अब इस केस में आपको यहां तक कंक्लूजन मिल गया कि लो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब लाइट हैव हाई एनर्जी एंड लो वेवलेंथ। अच्छा, अगर लो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा तो फिर ट्रांसमिट क्या होगा, या लाइट हमको कॉम्प्लेक्स दिखेगा कैसे? कॉम्प्लेक्स सीन ड्यू टू हाई वेवलेंथ लाइट। लो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गया तो हमको हाई वेवलेंथ वाले कलर के हिसाब से वो दिखेगा। लो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गया तो हमको हाई वेवलेंथ वाले कलर के हिसाब से दिखेगा। ठीक है, समझना बहुत ध्यान से, शुरू से देखो, शुरू से एक बार रिपीट करो। मान लो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फ्री एनर्जी जो क्रिएट होता है डी सबसेल के दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच, हम इसका बात कर रहे हैं, ये स्प्लिटिंग बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल से हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल में जंप करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। और जब ये जंप करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा लो वेवलेंथ वाले कलर को, तो वो दिखेगा हाई वेवलेंथ वाले कलर के हिसाब से। वो दिखेगा हाई वेवलेंथ वाले कलर के हिसाब से। अब इसी कहानी को आप उल्टा कर लीजिए। मान लीजिए Y एक वीक लिगेंड है। अगर Y एक वीक लिगेंड है तो जो एनर्जी का गैप क्रिएट होगा वो कम होगा, तो लो एनर्जी हाई वेवलेंथ, लो एनर्जी हाई वेवलेंथ रिक्वायर्ड, लो एनर्जी हाई वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में लो एनर्जी हाई वेवलेंथ का रिक्वायरमेंट है। मतलब इस केस में एब्जॉर्ब लाइट के पास कम एनर्जी होगा, एब्जॉर्ब लाइट के पास कम एनर्जी होगा एंड वेवलेंथ ज्यादा होगा। हाई वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर लेगा, हाई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, हाई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा तो दिखेगा कैसे? तो उसका कलर दिखेगा, कलर सीन ड्यू टू लो वेवलेंथ। लो वेवलेंथ के कारण उसका कलर दिखेगा। बहुत बढ़िया, लो वेवलेंथ के कारण उसका कलर दिखेगा। अब ये सब चीज आपको कंसेप्ट के हिसाब से समझना पड़ता है। ठीक है,
इसमें भी एक चीज याद रखिएगा, जैसे लिगेंड्स का नंबर, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा है, जैसे हम जो क्वेश्चन आपके सामने था हम उसको देखे हैं, तो यहां देखिएगा NH3 का नंबर ज्यादा था। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा है तो स्प्लिटिंग में जो एनर्जी क्रिएट होगा ना वो और बड़ा होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड कम है तो स्प्लिटिंग में जो एनर्जी गैप क्रिएट होगा थोड़ा कम होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, इसको समझना है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का नंबर बढ़ाइएगा, एनर्जी गैप और बड़ा क्रिएट होगा, और ज्यादा एनर्जी वाला वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री कलर हाई वेवलेंथ के लिए आएगा। ठीक है, इन सब चीज को ध्यान में रखना। अभी इसको भी थोड़ा कहीं है ना समअप कर देते हैं, यहाँ पे तो जगह नहीं है, लेकिन हम इसी में जगह निकाल के कहीं आपको दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे चलिए बात करते हैं। इफ नंबर ऑफ लिगेंड्स increases, then splitting एनर्जी इंक्रीजेस, स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इंक्रीजेस, डेल नॉट इंक्रीजेस, absorb light, energy increases, wavelength decreases and so on। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक कंसेप्ट आपके सामने रखा गया, लेकिन इतने के बाद भी इसका परफेक्ट आंसर लाने में थोड़ा दिक्कत होता है। आपको एक आइडिया मिल गया है कि आप इसका आंसर कैसे लाएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन की तरह है, इसको आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब हम इसके बेसिस पे हम आपके सामने इस क्वेश्चन को लगभग डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमारे पास सबसे पहले है कोबाल्ट Cl3.6NH3। याद रखना कि NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सुनते जाना ध्यान से, अगर NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो जो फ्री एनर्जी का गैप क्रिएट होगा, जो फ्री एनर्जी का गैप क्रिएट होगा वो गैप बड़ा होगा, जो फ्री एनर्जी का गैप क्रिएट होगा वो गैप बड़ा होगा। अगर फ्री एनर्जी का गैप बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाने में, इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाने में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके हिसाब से जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो दिखाएगा। तो कम वेवलेंथ किसका है भाई, कम वेवलेंथ किसका है, कम वेवलेंथ किसका है, कम वेवलेंथ इसका है, लो वेवलेंथ वॉयलेट का, लो वेवलेंथ वॉयलेट का। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट वॉयलेट के अपोजिट में सोचिए ना भैया, वॉयलेट के अपोजिट में सोचिए कि कहां है इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो वॉयलेट के अपोजिट में कॉम्प्लीमेंट्री कौन मिला, येलो, तो याद रखना A का 4 होगा। वॉयलेट के कॉम्प्लीमेंट्री में कौन मिला, येलो मिला, तो A का 4 होगा। समझे? अब इसी तरह आप सबको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम NH3 लेते, सबसे कम NH3, NH3 में क्या है कि NH3 में लिगेंड्स का नंबर कम हो गया। अगर लिगेंड्स का नंबर कम हो गया तो जो स्प्लिटिंग 6 NH3 के कारण ज्यादा था, 3 NH3 के कारण थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा, वीक लिगेंड नहीं हो गया है, थोड़ा कम होगा, तो थोड़ा एनर्जी कम होगा, थोड़ा सा वेवलेंथ बढ़ जाएगा। तो वॉयलेट से थोड़ा सा तुम बढ़ जाओ, वॉयलेट से थोड़ा सा बढ़ जाओ,
वॉयलेट के वेवलेंथ से थोड़ा बढ़ोगे तो कहां पहुंच जाओगे? वॉयलेट के वेवलेंथ से थोड़ा बढ़ोगे तो रेड थोड़ी ना पहुंच जाओगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ब्लू हुआ होगा या ब्लू ग्रीन हुआ होगा। देखो देखो देखो, यहाँ पे हम एक चीज दिखाना चाहते हैं। यहां से देखो, तुम इधर से इधर जब मूव कर रहे हो तो वेवलेंथ बढ़ रहा है ना, ये लैम्डा इंक्रीज कर रहा है ना। तो शुरुआत केस में सबसे छोटा वेवलेंथ लिए वॉयलेट का, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो दिखाई दिया। लेकिन इस बार NH3 है, हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, तो हमको इस केस में इससे बड़ा वेवलेंथ लेना है। बड़ा वेवलेंथ, बड़ा वेवलेंथ, सबसे बड़ा वेवलेंथ लेना है। क्योंकि क्यों, यहां देखिए, अगर 5NH3 लेते तो थोड़ा सा वेवलेंथ बढ़ाते, ठीक है। अगर 5 लेते हम लोग तो थोड़ा सा वेवलेंथ बढ़ाते, तो थोड़ा सा अगर वेवलेंथ बढ़ाते तो उसके हिसाब से आपको कलर लिखना था। अब आप वेवलेंथ बढ़ाते 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 आप पहुंच गए हैं लगभग इस साइड में, ठीक है। क्योंकि आप NH3 का नंबर लगातार घटाते जा रहे हैं तो आप इस साइड में पहुंच गए। अब इस साइड में जब आप पहुंचे तो इसके अपोजिट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखिए, तो आपको वेलवेट मिलेगा, आपको वायलेट कलर मिलेगा। तो ऑरेंज रेड के अपोजिट वाले कलर को देखिए, ऑरेंज रेड के अपोजिट वाला, तो जो हमारा चौथा है उसका आंसर है वॉयलेट। इसी तरह बीच का 2 कलर है उसको आप मिला लीजिए, जो वेवलेंथ आता है उस हिसाब से मैच करके, ठीक है। आपको आंसर यहां से लिखना है, समझ गए। और हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपके लिए डी है, ये पूरा सॉल्व करके रखा गया है, डी है। आप मैच करके खुद से देखेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग लगाइएगा, वेवलेंथ बढ़ा घटा सबको चेक कर लीजिएगा। चलिए बढ़िया, इसी पे आपको ये कलर खुद से करना है। अब आपको यहां देखना है कि एब्जॉर्ब कौन करेगा और कोऑर्डिनेशन दिखेगा कैसे। अब यहां पे आपके पास 2 लिगेंड है, आप देखिएगा, H2O है, ठीक है, और आपके पास NH3 है। कौन है स्ट्रॉन्ग लिगेंड? सबसे पहले NH3 है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अच्छा, NH3 अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इस केस में डेल नॉट हायर होगा, इस केस में एब्जॉर्ब लाइट का एनर्जी ज्यादा होगा, इस केस में एब्जॉर्ब लाइट का वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम होगा। और इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो दिखाई देगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो दिखाई देगा वो हाई वेवलेंथ का होगा, हाई वेवलेंथ का होगा, ठीक है। हम आपके सामने एक आइडिया रखते हैं, जरा गौर कीजिएगा, समझिएगा। सबसे ज्यादा देखिए ना, सबसे ज्यादा फ्री एनर्जी का गैप कहां होगा? सबसे ज्यादा फ्री एनर्जी का गैप इसमें होगा, उससे कम फ्री एनर्जी का गैप इस केस में होगा, उससे कम फ्री एनर्जी का गैप इस केस में होगा, और सबसे कम फ्री एनर्जी का गैप इस केस में होगा। कंसेप्ट समझे? सॉरी, यहां 4 होगा। जब आप यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो फ्री एनर्जी गैप, फ्री एनर्जी गैप ये डिक्रीज करता जा रहा है। और अगर फ्री एनर्जी गैप डिक्रीज कर रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब डिक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ एब्जॉर्ब इंक्रीज कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर वेवलेंथ, कॉम्प्लीमेंट्री कलर वेवलेंथ इंक्रीज करता जा रहा है। अब हम आपके सामने एकदम सिंपल सा रख देते हैं, ऐसा गोल बना लीजिए आइडिया के लिए। आप वायलेट, इंडिगो, VIBGYOR, रिमेंबर दैट कि जब हम इधर जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ रहा है,
ये मेरा वेवलेंथ पढ़ने वाला साइकिल है। वेवलेंथ इंक्रीजेस, सबसे कम वेवलेंथ इसका है लो, और सबसे ज्यादा हाई इसका है हाई। ठीक है, अब आप यहां से देखिए समझिए कि हाँ भाई करना क्या है। तो जहां हमारे पास 6 NH3 है, जहां हमारे पास 6 NH3 है, तो 6 NH3 के केस में जो मेरे पास वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा वो मिनिमम होगा, या मिनिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा 6 NH3 में। देखो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, वेवलेंथ एब्जॉर्ब बढ़ते जा रहा है, तो सबसे कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब यहां होगा 6 NH3 में, सबसे बड़ा वेवलेंथ एब्जॉर्ब H2O4 में होगा। ठीक है, H2O4 में होगा। अब आपको यहाँ पे उस चीज को थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज देखना पड़ेगा। चलिए थोड़ा इधर आइडिया यहां लिख देते हैं। देखो सबसे बड़ा वेवलेंथ ये मैक्सिमम लैम्डा है, और सबसे छोटा यहाँ के लिए कौन है, मैक्सिमम। उसके बाद ऑरेंज है, उसके बाद ऑरेंज के बाद येलो है, हाँ येलो है। फिर उसके बाद फिर कौन है, ग्रीन है, ब्लू ग्रीन है, ब्लू ग्रीन है, और बाद में ब्लू है। ब्लू इज द मिनिमम, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम के बाद का है। ठीक है ना, लेस मैक्सिमम, और ये मोर मिनिमम है, मिनिमम से ज्यादा का है। तो वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या आया, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ हम लोगों को सबसे, जब हमारे पास 6 NH3 है, जब हमारे पास 6 NH3 है, तो इस केस में वेवलेंथ मिनिमम चाहिए। इस केस में वेवलेंथ हमको मिनिमम चाहिए, 6 NH3 में हमको वेवलेंथ मिनिमम चाहिए, मिनिमम लैम्डा एब्जॉर्ब, सही ना। सबसे कम वेवलेंथ चाहिए जो एब्जॉर्ब होगा, तो सबसे कम वेवलेंथ यहां किसका है, सबसे कम वेवलेंथ यहां किसका है, मिनिमम, ब्लू वाला। ठीक है, तो NH3 वाला जो है वो हमारा ब्लू वाला होगा, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो अब मैक्सिमम वेवलेंथ को इमिट करेगा। अब हमारे पास देखो ब्लू है, ब्लू के पास मिनिमम वेवलेंथ है, सॉरी अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर से एक तरीके से। अब देखो वॉयलेट है, वॉयलेट है, वॉयलेट के पास सबसे मिनिमम वेवलेंथ है, मिनिमम है। ठीक है, और फिर देखो हम लोग के पास वॉयलेट 2 बार आ गया, वॉयलेट 2 बार आ गया तो यहाँ मैचिंग करने में थोड़ा दिक्कत होगा। येलो और ऑरेंज है, वॉयलेट हो गया, येलो और ऑरेंज है, और उसके बाद फिर कौन है भाई, एक ब्लू है। अच्छा, मिनिमम के बाद ब्लू इज द नेक्स्ट मिनिमम, नेक्स्ट मिनिमम ब्लू है, और यहां ऑरेंज रेड जो है वो मैक्सिमम है। तो समझो अगर हमारे पास NH3 इस ब्लू के साथ मिला है मिनिमम वेवलेंथ के साथ, तो अगला मैक्सिमम वेवलेंथ में वो येलो और ऑरेंज के साथ मिलेगा। ब्लू मिनिमम वेवलेंथ के साथ मिला है, तो अगर मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए वो तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर मैक्सिमम वेवलेंथ जाएगा, तो येलो ऑरेंज के साथ मिलेगा। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, क्लियर, समझ पाए। तो ऐसे करके आपको पूरा डाटा यहां तैयार करना पड़ता, और जितना हम तो बोलेंगे कि कम से कम ये 2 क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 बार आप देखिए, अच्छे से समझिए, और खुद से ट्राई करके बनाइए, क्योंकि समय पे तो आप ही को काम करना है। ठीक है, हम तो आपको समझा सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा होता है पजलिंग, इसका मैक्सिमम, उसका मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम, इसको एब्जॉर्ब किया, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो गया, अगर वेवलेंथ मिनिमम एब्जॉर्ब किया तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर में वेवलेंथ मैक्सिमम आएगा, समझना है। ठीक है, बाकी ये विल आपको मदद करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, इसको थोड़ा हम खत्म करें। 77 में लिखा है, मैच द मेटल आयन गिवन इन कॉलम दिस विथ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। हर किसी का कन्फिगरेशन देखिए, उसके अंदर देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है √N+2। पिछला 2 क्वेश्चन पे बहुत खासा ध्यान रखना, अब ये क्वेश्चन सब रिपीट हो रहा है, पिछला 2 क्वेश्चन पे मैक्सिमम मेहनत चाहिए।
उस पे है ना आपको समय देना चाहिए। अब ये तो रिपीट हो रहा है, हम आपको जरूर बताएंगे। कोबाल्ट है +3 है। कोबाल्ट 3 का कन्फिगरेशन जब तुम लिखोगे तो लिखोगे आर्गन, कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर होता है 27, आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया 3d6। और 3d6 का मतलब है, 3d6 का मतलब है जब आप 3d6 बनाते हो, d6 बनाते हो, तो d6 के अंदर 1 2 3 4 5 6 मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड। जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा √अंडर n, n+2, 6 चौक 24, √24, √24। यहां दिख रहा है 4, तो a का 4 हो गया। ठीक है। अब इसी तरह तुम अगर चाहो तो Cr+3 का भी कर लो। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसका कन्फिगरेशन लिख देते हैं आर्गन और 3d3। ठीक है। अब 3d3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3d3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 3d3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू का वैल्यू हो गया √अंडर n, n+2, 5 3 15, √अंडर 15, 5 नंबर। ठीक है। ऐसे ही करके आप आयरन और निकल को भी बना लीजिएगा, जरूर कोई ना कोई आंसर आपका मैच कर जाएगा। क्लियर है। कर लेना है अपने से, कर लेना है खुद से, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना है खुद से। नेक्स्ट हम लोग के पास, when 1 mole of CrCl3.6H2O is treated with excess of AgNO3, 3 moles of AgCl, 3 मोल AgCl मतलब, इसका मतलब ये 3 का 3 Cl जो है वो हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। H2O आएगा 6 और 3 का 3 Cl बाहर आएगा। फॉर्मूला ऑब्टेन इज H2O आएगा 6, 3 का 3 Cl बाहर आएगा, डी ऑप्शन। इतना देर पढ़ाई किए हैं, इतना तो अब आप समझ ही गए होंगे कि 3 मोल AgCl तभी बन रहा है जब 3 क्लोरीन बाहर है, और 3 क्लोरीन बाहर, तीनों आयोनाइज करेगा। ठीक है। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन में। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शोज आइसोमेरिज्म पैलेडियम एंड दिस। इस आइसोमेरिज्म को आप क्या कहते हैं? दिस आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। इस आइसोमेरिज्म को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एम्बिडेंट लिगेंड है, कभी वो एस के थ्रू बॉन्ड बना रहा होगा पीडी के साथ, तो कभी वो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा होगा पैलेडियम के साथ। ठीक है। आइए आगे, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, खत्म। बहुत अच्छा सेट था लेकिन। ठीक है। इसको जरा देख लीजिए। 77 लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय Cu2+ आयन इज मोस्ट स्टेबल। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल है, कि आपका कोई भी, मान लीजिए जैसे A+B आपस में मिलके किसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में C और D बनाता है, तो हम लोग एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं ना, कि C का कंसंट्रेशन, D का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A का कंसंट्रेशन एंड B का कंसंट्रेशन। सेम कॉन्सेप्ट पे, और अगर आप लॉग ले लेंगे तो लॉग के हिसाब से यही डाटा आ जाएगा। लॉग लेना पड़ेगा इस पूरे टर्म का, ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है, C का कंसंट्रेशन, D का कंसंट्रेशन बाई A का कंसंट्रेशन एंड B का कंसंट्रेशन, ये पूरा लॉग लेना पड़ेगा। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल, कॉम्प्लेक्स विल बी more stable if reaction moves forward, reaction moves forward। देखो जरा ध्यान से, जो दिया हुआ रिएक्शन है उसको देखो। ये रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है तभी नहीं फॉरवर्ड में जाएगा, और कॉम्प्लेक्स में अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हाई होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो के का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और के का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो उसका लॉग टर्म भी इंक्रीज करेगा। के का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो लॉग टर्म भी इंक्रीज करेगा। तुमसे पूछा गया है कि यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन है, तो वही सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है जिसके लॉग के का वैल्यू स्टेबिलिटी कांस्टेंट का लॉगरिथम वैल्यू सबसे हाईयर है। ये कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल है, तभी ये रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट साइड में है,
के का वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, के का वैल्यू ज्यादा है, तो लॉग के का भी वैल्यू ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स इज हाईली स्टेबल। सही है। चलो, ये था तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का लेवल 1 तरह का क्वेश्चन, और बेहतरीन सेट था। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन पे अच्छा खासा समय देना चाहिए, और मेरी तरफ से गारंटी हम बोल रहे हैं, अगर आप इतना 77 क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट आप करके बैठते हैं, आप ध्यान रखिए आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा, बशर्ते इन सबका कंसेप्ट आपके दिमाग में रहे। ठीक है। बॉन्डिंग पे क्वेश्चन, सीएफटी पे क्वेश्चन, कलर्ड पे क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट पे क्वेश्चन, वेवलेंथ पे क्वेश्चन। ठीक है। बेहतरीन सेट है, आपको सब कुछ को ध्यान में रखना है और इसको एकदम दिमाग में रखिए। बस इस 77 क्वेश्चन को रखिए बस अपने साथ एकदम बढ़िया से, और उसके बाद फिर जहां से क्वेश्चन बनाना बनाते रहिए। क्लियर है। चलिए, इस सेट के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।